डियर स्टूडेंट, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है सन 1911 में रदरफोर्ड अल्फा कणों के परिकिरण के द्वारा उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश एक सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या में संकेंद्रित रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया परमाणु की जो साइज होती है, यानी परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है। यह एटम की साइज है। जैसे एटम ऐसे बनाया गया तो ये न्यूक्लियस यानी नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों तरफ जो एटम है ये है। तो इसकी साइज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है 10⁻10 मीटर का हो गया। तो इसा अगर हम लिखें यहाँ पर तो 10⁻10 मीटर, तो यहाँ पर ये रेडियस जो होगी इसकी ये 10⁻15 मीटर होगा। यही आपका नाभिक कहलाएगा। ये इसमें ये नाभिक है। ओके। बाहरी सेल में जो यहाँ पर बाहरी स्थान होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसमें धन आवेश के द्रव्यमान के बराबर होता है। इन्हीं दोनों संख्या इक्वल होती है। बाहर एटम नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या के बराबर होता है। जो धन आवेश पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। अब जैसे कार्बन ले लीजिए, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसके नाभिक में 6 धन आवेश होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी सेल में होंगे। ये उनके कहने का तात्पर्य था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है। रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी, उन्होंने बताया एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों माना गया इसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, धन आवेश। तो नाभिक के चारों तरफ परमाणु में नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और घूमते समय उन्हें अभिकेंद्र त्वरण की जरूरत पड़ती है, या अभिकेंद्र बल कह सकते हैं। यह अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई अल्फा कण आया, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक कि जो आवेश होगा, तो नाभिक पर आवेश Ze मान लीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे माइनस और इस पे प्लस, तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो इसके बीच में जो खिंचाव ऊर्जा होती है उसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे उसको, जिसका मान जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट पेपर में आपको बताया गया। इलेक्ट्रॉन पे आवेश E और नाभिक पे आवेश Ze और बटे R0। तो R0 का तात्पर्य यहाँ से जो दूरी अगर हम लिखें तो R, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी R मानते हैं तो आप R लिखेंगे। इतनी एनर्जी जो है इसमें होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसको कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच की जो ऊर्जा होती है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके। अब इस स्थितिज ऊर्जा के विरुद्ध अगर इसको निकालना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसके विरुद्ध आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, आप देखिए यहाँ,
तो ये माना गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर रोटेट करने घूम रहा है और घूमते समय इसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी और अभिकेंद्र बल, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं तो ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसके पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज, अब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते समय ये क्या करेगा, वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते करते इसके नाभिक की साइज जो सॉरी इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी और अंत में कहाँ आके गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। परमाणु स्थायित्व रहेगा नहीं, स्टेबिलिटी इसकी नहीं मिल पाएगी। ऐसा जबकि नहीं पाया जाता है तो यहाँ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से दो कमियां आई। वो दो कमी क्या हैं, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में, ठीक है। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, यही स्थायित्व है, ये अगर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा तो इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे घटती रहेगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु का स्थायित्व ही नहीं होगा, ठीक है। जबकि परमाणु वास्तव में होता है। इनका कहने का तात्पर्य जब इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या धीरे धीरे छोटी हुई तो नाभिक पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और धन ऋण जैसे ही मिलेंगे ये विलुप्त हो जाएगा, एटम है ही नहीं। तो ये इनका दोष था परमाणु। तो यहाँ पर परमाणु के स्थायित्व के संबंध, ओके, परमाणु के स्थायित्व, ठीक है, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में ये एक दोष आया इसमें। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से दो कमियां आई। अगर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में कितनी कमियां थी तो आप दो कमियां लिखेंगे। तो दो कमियों का नाम पूछा जाता है तो पहले लिखेंगे यहाँ परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और दूसरा देखिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। आइए देखिए यहाँ पर परमाणु के स्थायित्व के संबंध में क्या था। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे नाभिक होता है, अगर मान लेते हैं ये एटम है और सपोज कर लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ गति कर रहा है तो मान लेते हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, यहाँ पर घूम रहा है और ये नाभिक है, नाभिक पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और इसके लगातार पथ की त्रिज्या छोटी हो जाएगी क्योंकि ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, ओके। यहाँ पे जो ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा तो पथ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को घूम रहा है और घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उत्सर्जन करेगा तो वो ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगा और इसके पथ की त्रिज्या लगातार घटती जाएगी और अंत में नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु के स्थायित्व रहेगा ही नहीं। तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, परमाणु स्थायित्व का तात्पर्य परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, परमाणु रहना ही नहीं चाहिए। ये रदरफोर्ड का पहला दोष था। दूसरा दोष क्या था, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। तो रेखीय स्पेक्ट्रम माने जब इसको स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा इसमें देखा गया कि किसी, जैसे स्पेक्ट्रोमापी का मतलब क्या है, जैसे इसमें यहाँ पर एटम को या परमाणु को इसके अंदर रखकर और जब इसमें वोल्टेज वगैरह लगाया गया, इसमें कुंजी है, तमाम ऐसे लगा सकते हैं, ये प्लेट लगी गई हैं, इसमें ये दो प्लेट हैं यहाँ पर प्लस माइनस। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो एक सेल से दूसरे सेल में जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इनमें, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब पतली पतली लाइनें प्राप्त होना।
तो इसमें सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले अभी यही समझिए, इसको आप समझेंगे तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इसमें पतली पतली चमकीली रेखाएं प्राप्त होना, इसी को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, अब जैसे इसमें ये देखा गया कि ये जो चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही थी, ये क्या है चमकीली रेखाएं, ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जाएं हैं। तो विद्युत चुम्बकीय जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसको ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। तो जैसे अब मान लेते हैं ये नाभिक में है, आप सॉरी ये नाभिक है और नाभिक के इधर अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो एक स्पेक्ट्रम यहाँ, जैसे इसके पथ की त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी तो इसमें लगातार, ठीक है, इसमें लगातार स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सभी आवृत्तियों के स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए। सभी आवृत्तियों के स्पेक्ट्रम माने जैसे ये ऊर्जा जो उत्सर्जित होगा, तो ऊर्जा जब उत्सर्जित करता है तो उसमें क्या होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे E बराबर एच न्यू। तो न्यू बराबर होगा यहाँ से E अपान न्यू इक्वल टू होता है E अपान एच होता है। इससे हम जो है क्या ज्ञात कर लेते हैं, न्यू। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में ये माना गया कि यहाँ जैसे ये मान लेते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का उत्सर्जन ये करते करते ये कहाँ चला आएगा, लास्ट में नाभिक में चला आएगा। तो इससे जो मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत, जिसको हम सतत कहते हैं। सतत का तात्पर्य हमको लगातार स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए और उसमें सभी आवृत्तियों के तरंगे होनी चाहिए। उसमें सभी आवृत्तियों के, जैसे सभी आवृत्तियाँ, यहाँ निश्चित आवृत्ति की नहीं, लेकिन जब देखा गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि यहाँ पर कुछ रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे जिनकी आवृत्ति निश्चित थी। निश्चित का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट थी, नहीं बदल रहा था, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही सेल में है। तो यहाँ से इनमें दो महत्वपूर्ण दोष आया कि जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो रेखीय स्पेक्ट्रम मिला, वो भी जो रेखीय स्पेक्ट्रम मिला वो कुछ निश्चित आवृत्ति के ही थे। बाकी यहाँ पे क्या था, इनके इस नियम के अनुसार मिलना चाहिए कि इसमें जो रेखीय स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो असतत होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, माने जैसे इसमें सभी आवृत्तियाँ शामिल होनी चाहिए, सभी आवृत्तियाँ शामिल होनी चाहिए। और इसमें इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे आया कि सभी आवृत्तियों के ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होने चाहिए, और जबकि हमको प्राप्त क्या हुआ प्रयोग के द्वारा, केवल निश्चित आवृत्तियों के ही रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे, इसी को दोष माना गया। तो इस दोष की व्याख्या करने में असफल रहा। पहला परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।